तो 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक चल रहा है वो अभी जनता के बीच में बरकरार है। लाख दावे किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि दरअसल अब मोदी मैजिक खत्म हो गया है और जनता अपने मुद्दों को लेकर के मतदान केंद्रों पर पहुंचती है और मतदान करती है। लेकिन इन 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद विपक्ष के दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। अब जो हम 2023 के नतीजे आए इनको 24 का सेमीफाइनल हम ही नहीं लगभग सभी लोग कह रहे थे, मान भी रहे थे, राजनीतिक दलों का भी मानना था। तो अब आखिर इन नतीजों के बाद 24 के चुनाव में असर क्या पड़ेगा, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आर.के. मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और कुमार श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत पूजा त्रिपाठी जी आपसे करेंगे। 4 राज्यों के नतीजे आए, 3 में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद शानदार जीत हासिल की। बड़े दावे किए जा रहे थे और आप भी कह रहे थे, आपके नेता भी कह रहे थे कि 24 का सेमीफाइनल है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की आवाम ने एक बड़ा मैसेज दिया है और यह संदेश है कि एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। योगेश जी, निराशाजनक है, हम सब हताश हैं और कहीं ना कहीं बहुत शॉक्ड भी हैं कल के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट से। खासकर कहूंगी कि तो छत्तीसगढ़ की हार के अभी तक ना हम जवाब ढूंढ पाए हैं, ना हम कारण ढूंढ पाए हैं। तो बहुत जल्दी होगा ये कहना मेरे लिए कि क्या गलत हो गया और क्या हम कर सकते थे। पर ये बिल्कुल ही हम मानते हैं कि जनादेश है, हम इसे स्वीकार करते हैं। जनता का आदेश सर आंखों पर, उन्होंने हमें नकारा है 3 राज्यों में और हमें वापस मंथन करना पड़ेगा। हमें वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाके हमें वापस से अपने स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ेगा, वापस अपने कार्यकर्ताओं से काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो 4 करोड़ 81 लाख वोट हमें मिले हैं उसकी भी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जो इन तीनों राज्यों का मिला के मिले। तो मुझे लगता है कि जब इन इतने बहुत ही कम अंतर से हम हारे हैं, मैं मानती हूँ। और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को, पूरे संगठन को, सभी को मेरी तरफ से पूरी बधाई इस जीत के लिए। अविश्वसनीय जीत है। पूरे नॉर्थ इंडिया बेल्ट में आप एक तरीके से एक डोमिनेंट पार्टी की तरह उभर रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात होती है कि अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और इन सभी लोगों ने जिनमें हमें वोट दिया है कहीं ना कहीं हम पे भरोसा जताया है, जिसके लिए हमें आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ठीक है, मेहनत आप लगातार कर रही हैं, लेकिन वो जो गुमान था 7वें आसमान का कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर, वो गुमान अब टूटा। आप धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? गुमान तो नहीं था योगेश जी, मैं कहूंगी क्योंकि सारे सर्वे कह लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन, आपके सहयोगी दल हैं गठबंधन में, उनका ये आरोप है। देखिए, हम हार गए हैं और हारने वालों को कई बातें सुननी पड़ती हैं और हम सुन रहे हैं। आज कई लोग हैं जो उठ के हमारे ही स्ट्रैटेजी पे, हमारी ही रणनीति पे उंगलियां उठाएंगे और ये वाजिब है। ये बिल्कुल वो इतना हक रखते हैं क्योंकि इंडिया अलायंस एक बहुत ही एक सशक्त गठबंधन है जो 2024 में एक साथ लड़ेगा। अगर उन्हें हमसे कुछ शिकायतें हैं तो वो शिकायतें भी सर आंखों पर, अगर उनसे हमें कुछ कमियां बताती हैं वो भी सर आंखों पर, क्योंकि जहां तक गठबंधन साथ लड़ने का सवाल है उससे तो हम पीछे नहीं हटते। तो अगर किसी को लगता है गुमान है और हमें गुमान का फल मिला है तो वो भी सर आंखों। ठीक है, अशोक तिवारी जी, आप और आपके नेता उतना दुख इस बात से नजर नहीं आ रहे हैं कि आपको वहां पर सीटें नहीं मिली। आपने वहां पर चुनाव लड़ा और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया आपके नेता ने, लेकिन इस बात से जरूर खुश नजर आ रहे हैं आप कि कांग्रेस सत्ता पर काबिज नहीं हुई। ये जो चुनाव के इनके आधार पर भाजपा को बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। इनका जो कारण रहा उसमें कांग्रेस को अपने अंदर झांकने का समय है और कांग्रेस झांकेगी, समझेगी, अपने को चुस्त और दुरुस्त करेगी जो उसने गलती की इंडिया गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने की।
अपने दम खम कर अपने ही दम पर अपने को बहुत ज्यादा आंकने की वो उसकी भूल थी, और उसे स्वीकार करने में हमारे ख्याल से कोई हर्ज भी अब नहीं है। कारण क्या है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूर चाहती है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन में सामाजिक न्याय के प्रमुख पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने सामाजिक न्याय के लिए ही संघर्ष किया। आज बिहार तेजस्वी हैं, आपके जो जी हैं उधर स्टेट में जो है किया, जो मंडल का एक सिफारिश है, ये देश इस समय मंडल कमीशन को। अशोक जी आपको रोकेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज दुरुस्त करवा रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। आर के मिश्रा जी, आपको 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल हुई है। पूजा त्रिपाठी जी ने भी आपको बधाई दी, लगातार सभी नेता आपको बधाई दे रहे हैं और बधाई के पात्र हैं, आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो नतीजे विधानसभा में आए हैं, ये नतीजे लोकसभा के चुनाव में तब्दील होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव सिंगल वन मैन आर्मी के तौर पर लड़ा गया है, यानी यहां पर किसी पार्टी के साथ किसी पार्टी का अलायंस नहीं देखा गया। जो इंडिया गठबंधन एक साथ आए थे, अलग अलग चुनाव लड़े और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं, ये एक मंच पर 28 दल जो अभी तक हैं इंडिया गठबंधन में, ये एक मंच पर आएंगे और बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी करेंगे, या फिर आपको लगता है कि इतना ही आसान होगा जितना आसान इन राज्यों में आपने चुनाव जीता है? योगेश जी, सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इन प्रचंड जीतों के साथ जो भाजपा को आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी जीत है और इसमें कहीं कोई दुख मत नहीं। आप राजस्थान का ले लें या छत्तीसगढ़ ले लें या मध्य प्रदेश के अंदर ले लें, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से 18 साल के शासनकाल को जनता ने वहां पर स्वीकार किया, ये वही तर्ज हो गया जो गुजरात में हमने देखा। 26 सालों का रूल था और उसको फिर से रिपीट किया था जनता ने आशीर्वाद देकर। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में भी वही था। खास करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो उसमें स्पष्ट था। अभी हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है कह रही थी अभी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा क्या हो गया। देखिए सभी पार्टियां समीक्षा करती है अपने हार का, अपने जीत का। निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हमने देखा था जो कि किस तरह से राजस्थान के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं था। रोजगार की बात थी वो भी स्पष्ट नजर आ रही थी, किसानों की समस्या थी स्पष्ट नजर आ रही थी। अब देखेंगे किसानों के अंदर में 25% ऐसे हैं जो छोटे किसान थे, जो कम 1 हेक्टेयर से कम जिनकी जमीन थी, ये वो किसान थे। उसके बाद मध्यम वर्गीय किसान थे, उच्च वर्गीय किसान थे। आपने जिस तरह से पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान में आपने गहलोत साहब का जिस तरह से उनका क्रियान्वयन रहा हर एक पॉलिसी को लेकर के, दूसरी बात सचिन पायलट के साथ जिस तरह से आपका व्यवहार रहा वो भी कहीं ना कहीं जनता के मन में थी। कहीं ना कहीं लाल डायरी की जो समस्या थी वो भी कहीं ना कहीं थी। तो ये भ्रष्टाचार, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, बहुत सारे ऐसे विषय थे जो राजस्थान के अंदर में चल रहे थे। दूसरी बात छत्तीसगढ़ के अंदर में आ जाए तो मैं सबसे पहले कहूंगा जो कि इन्हीं की पार्टी के मोहन मरकाम जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने ही सरकार के ऊपर में जिस तरह से आरोप लगाया था, जो डीएमएफ फंड था, जो आदिवासियों के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो फंड था, उसी में घोटाले बहुत नजर आ रहे थे। तो ये मोहन मरकाम जी और टीएस सिंहदेव साहब भी जो उस विषय को लेकर के इस्तीफा दिए थे, तो मुझे लगता है जो हर जगह ये स्पष्ट नजर आ रहा था जो कहीं ना कहीं ये सरकार जाएगी। दूसरी बात, भाजपा ने अपने संगठन के बल पर, अपने कुशल कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने कुशल नेतृत्व के बल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है 2024 ही नहीं, ये मुझे लगता है अगले 10 सालों तक ये ऐसा नेतृत्व है जो निश्चित तौर पर भारत को एक दशा और दिशा बदलने वाला काम करेगा। आज की बात जहां तक बात है, अभी अशोक तिवारी जी कह रहे थे गठबंधन के ऊपर में, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं इंडिया एक गठबंधन है कहां, मुझे यही स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। आज ये मध्य प्रदेश के नहीं, 6 तारीख को बैठक बुलाई गई है ना,
ठीक 6 तारीख या आज भी बैठक थी। आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और आपने देखा जो कि वहां पर उनके गठबंधन में मीटिंग थी उनकी। हमने तो देखा है जो कि वहां पर मीटिंग भी थी। दूसरी बात यह है सदन के अंदर में जिस तरह से आते ही, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो कि आप सकारात्मक सोच के साथ आइए, अब अनेक विषय को आप सदन के पटल पर उठाइए, अनुशासनात्मक तौर तरीके से आप वहां पर जाइए और हर एक विषय को जो जनता से प्रत्यक्ष जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर में बात रखिए। लेकिन फिर आपने देखा जो किस तरह से 12 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। ये क्या तरीका है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ठीक, आपका योगेश जी, आपका टैक्स का पैसा, अशोक तिवारी जी का आपका पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, जो यहाँ पर बहन बैठी हुई है उनका टैक्स का पैसा, ये सारे टैक्स के पैसे वही सदन को चलाने के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है, हाँ, ये तो सभी विपक्षी दलों की तरफ से किया जाता है। ये आवश्यकता है, विधानसभा में देखें, लोकसभा में देखें, ये तो खैर नित्य हम कह रहे हैं प्रक्रिया वही होती रहती है। कुमार श्रीकांत जी, क्या लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने एक बड़ा मौका खोया है? अगर सभी विपक्षी दल एक साथ इसी राज्य के चुनावों में एक साथ आते तो एक राजनीतिक बदलाव दिया जा सकता था, बदलाव की दिशा दी जा सकती थी और इंडिया गठबंधन की जो भावना है उसको मजबूत किया जा सकता था, संतुष्ट किया जा सकता था। क्या ऐसा लगता है? क्या मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन था ही नहीं इस पूरे चुनाव में। और अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी मात्र 9 सीटों पर बेहतर कर पाई है। और अगर आप बीजेपी की जीती हुई आप सीटों की बात करें उसमें से 9 माइनस कर दीजिए, हद से हद 9 माइनस कर दीजिए और नोटा को भी माइनस कर दीजिए, फिर भी बीजेपी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से 132 सीटें जीत रही थी। अगर वोट प्रतिशत को माइनस कर दिया जाए, 12 ऐसी सीटें बीजेपी जीती है जिसमें वोट प्रतिशत 1012 से कम है। तो अगर उनको भी हटा दिया जाए तो 130 सीटें बीजेपी क्लियर कट मैंडेट से जीत रही थी। समस्या क्या है, कांग्रेस और तमाम कांग्रेसी जो शासित राज्य थे उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को इतने बड़े पैमाने पर किया। और आप सोचिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण का जो कार्य कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से किया। होली के दिन राजस्थान में 4 लोग एक साथ मिल नहीं सकते, होली खेल नहीं सकते। दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या होती है, सरकार उसे 5 लाख रुपए देती है। दूसरी तरफ 1-2 गुंडे जो मुस्लिम थे वो लड़ते हैं, उसमें से दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार मतलब सोचिए कि सीएम उसके घर जाते हैं और जाकर उसे 50 लाख रुपए देते हैं। तो कन्हैया लाल जो आतंकवाद का शिकार हुआ, जो मुजाहिदीन और एक तरीके से इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हुआ, उसे सरकार 5 लाख देती है। और जो व्यक्ति 2 गुंडे आपस में लड़े और मरने के बाद सरकार उसे घर पे जाकर 50 लाख रुपए देती है, सरकारी नौकरी देती है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, ईश्वर साहू क्यों जीते? ईश्वर साहू के बेटे की हत्या करने वाला खुला घूम रहा है, मौज ले रहा है, और वो व्यक्ति न्याय की गुहार 3.5-4 साल लगाए रखा, उसको न्याय नहीं मिला। तो देखिए जनता तुष्टीकरण की राजनीति और एक खास धर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता, एक खास पंथ को, एक खास कौम को आप प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो सवाल इन तमाम एजेंसियों से भी है, क्योंकि मैं लगातार 3.5 महीने मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमाम पर 2024 के चुनाव का भी आंकलन कर रहा था और राज्य भर चुनाव का भी आंकलन कर रहा था। मैं फील्ड में था, मैंने देखा कि लोग अलग बोल रहे हैं और टीवी चैनल्स अलग बोल रहे हैं। राजस्थान में जो बेहतर चीजें हो रही थी उसको लेकर लोग अलग बोल रहे हैं। बीजेपी बेहतर चुनाव लड़ रही थी छत्तीसगढ़ में, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि एसी रूम में बैठकर न्यूज का आंकलन करना, खबरों का आंकलन करना और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये बताना और जमीन पर जाकर बात करनी अलग होती है। अब जेके न्यूज ने मुझे लगता है कि बेहतर बताया, प्रेडिक्शन की, इनके रिपोर्टर्स मौजूद थे और जो कुछ हो सकता है उसका बेहतर प्रेडिक्ट किया। मुझे लगता है बाकी न्यूज चैनलों को भी सीखना चाहिए। और खास तौर से मेरी मित्र जो कांग्रेस की हैं वो बोल रही थी कि किस कारण हम हारे। आप जनता के कारण हारे हैं। जनता नहीं चाहती कि आप सत्ता में रहें। आपको नरेंद्र मोदी ने हराया है, आपको एंटी इनकम्बेंसी ने हराया और कहीं पर आपको प्रो इनकम्बेंसी ने हराया है। वो जो पनौती आपने इस देश के
सबसे बड़े नेता को कहा, इस देश 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को जो पनौती कहा है, और जो दीन दुखियारे जिनके घर में आटा चावल दाल मिल रहा है, 80 करोड़ वो लोग, उनको जो देनदाता है, जो उनको दे रहा है, उनका पेट भर रहा है, सुबह से लेकर रात का भोजन दे रहा है, जो महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, जो एक तरीके से महिलाओं से जुड़े हुए, अब मध्य प्रदेश में 14 ऐसी योजनाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, केंद्र सरकार की 8 ऐसी योजनाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। आप उन महिलाओं को पनौती कह रहे हैं ना, आप 80 करोड़ लोगों को पनौती कह रहे हैं, आप डायरेक्ट 140 करोड़ लोगों को पनौती कर रहे हैं। तो कहीं मतलब भाषाई संयमता जो रहनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं के अंदर, वो खोते हुए नजर आए। और केंद्र खासतौर पर इस पूरे दौरान एक चीज और देखने को मिली है, राज्यों में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि दरअसल मध्य प्रदेश का हम उठा लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया जा रहा है, उनकी योजनाओं को नहीं गिनाया जा रहा, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की योजनाओं के सहारे ही जनता के बीच में अपना संदेश दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जब जनसभा करते थे तो अपनी योजनाओं का बखान करते थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पर फोकस करने के बजाय भारतीय जनता पर कुछ ज्यादा ही फोकस करती नजर आई है, यह भी एक बड़ी वजह नजर आ रही है यहाँ पर। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, योजनाएं गहलोत सरकार की भी थी, महिलाओं के लिए योजनाएं थी, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है, आम जनता तक वो योजनाएं कैसे पहुंचती हैं। आपने पूरे राजस्थान में से मात्र 10,630 लोगों को मोबाइल फोन दिया, जिसमें महिलाएं थी। 10,000 तो जिनको नहीं मिला वो परेशान थी, उनको लगता है कि उनको ठग लिया गया, और जिनको मोबाइल मिला वो भी कह रही थी कि वो मोदी को वोट देंगी। दूसरी चीज, आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम नहीं किया, और जो घर घर नल योजना है, उस नल योजना के क्रियान्वयन के लिए काम नहीं किया। इस प्यासी मरुधरा को, राजस्थान को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने का काम कर रही थी, तो उसको 2 स्टेप में रोका गया, और जो जनता के द्वारा उसको बताया गया। देखिए, नरेंद्र मोदी एक गुड कम्युनिकेटर है। लाल डायरी का मुद्दा कब उठाना था, उन्होंने उठाया। कन्हैया लाल का मुद्दा कब उठाना था, उन्होंने उठाया। कब कांग्रेस में फूट है उसका मुद्दा उठाना था, उन्होंने उठाया। सचिन पायलट के पिता को कब याद करना है, राजेश पायलट को, उनको पता था। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के गेम में फंसती गई। बीजेपी ने भी एक गलती की। मुझे लगता है कि बीजेपी 35 ओवरों में ही ये पूरा राजस्थान का मैच जीत सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने जो बीजेपी को डेंट किया, इस कारण राजस्थान का चुनाव 49 ओवर तक गया। लेकिन बीजेपी को अब आत्ममंथन करना चाहिए कि वसुंधरा राजे अगर 2019 में भी वसुंधरा राजे ने उनको डेंट किया, इस चुनाव में भी डेंट किया, 24 में भी उनको डेंट करने की कोशिश करेंगे बीजेपी को, तो क्या बीजेपी आला कमान हाथ पे हाथ धर के बैठेगा? देखिए, अभी मुख्यमंत्री कौन बनता है, उसके बाद क्या होता है। अभी चेहरे थोड़ा सा क्लियर हो जाए तब फिर ये स्थिति, तस्वीर जो आप चर्चा कर रहे हैं इस पे और साफ हो जाएगी। अशोक जी, आप इशारा कर रहे हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। जी देखिए, मैं इसलिए आपने ऐसा कहा, कारण क्या है कि 2018 में कांग्रेस जीती थी, तीनों राज्य जीती थी, और बाद में फिर मध्य प्रदेश में जो है भाजपा ने एन केन प्रकार अपना काम कर लिया था। सच्चाई यह है कि राज्यों के चुनाव से बहुत ज्यादा खुश जो लोग हो रहे हैं, या सारा श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं। मैं समझता हूं अभी जल्दबाजी कर रहे हैं और समझने में कमी कर रहे हैं, और नासमझी करते रहे, अच्छी बात है। मेरे कहने का अर्थ है कि अभी 24 का असली मुकाबला है, और वो इंडिया से होने वाला है, इंडिया गठबंधन से होने वाला। कांग्रेस ने सबक सीख लिया है, जनता ने सिखाया है, किसी कांग्रेस ने कर्नाटक जीता तो बता दिया कि भविष्य बता दिया, फ्यूचर बता दिया कि अब भाई साहब मोदी लहर जो थी वो खत्म हो गई, मोदी मैजिक खत्म हो गया, अब जनता का विश्वास नहीं है। मैं यही समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव हुआ एक सीट पर उत्तर प्रदेश में, वो सीट जीत ली, तो वो भी कैसे जीती गई वो आपको भी पता है, और किस तरीके से सांत्वनाएं मिली। उसके बाद ये कहा गया कि अब वहां पर बीजेपी का कुछ नहीं है, बीजेपी का जनाधार खत्म होता नजर आ रहा है, और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप कह रहे हैं इसका कोई आकलन नहीं किया जाना चाहिए? आपकी बात मैं समझ गया, अगर हमें अवसर देंगे तभी आपका डिबेट कंप्लीट नहीं, आप बोलिए ना, मैं तो आपकी पूरी बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ जाएं पूरी तरीके से। हाँ, मेरे बगैर अपनी बात रखे आपका डिबेट इनकम्प्लीट रहेगा, किसी को कितना बुलवा लीजिए। नहीं तो आप बोलिए ना, मैं आपको बोलने के लिए तो बुलाया हूँ। आपने जो घोसी पे कहा उस पर भी मैं अभी बोलूंगा। हाँ। मुझे पहले शुरुआत से बोलने दीजिए। आपने कर्नाटक कहा, आपने हिमाचल कहा, कांग्रेस का अति विश्वास, कांग्रेस का जो अहंकार में तब्दील हो गया वो उसके लिए घातक हो गया कांग्रेस के लिए।
और कांग्रेस ने जो सबक सीखा है इसमें, इंडिया गठबंधन के साथ न लड़ करके चुनाव को अकेले अपने दम पर वो बहुत बड़ा तिलक लगाने की तैयारी में थी। जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो है अकेले कांग्रेस को अकेले जनता एक्सेप्ट। कांग्रेस जनता जो है, ये राज्य के चुनाव जरूर थे लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में जनता देखती है। जब आपने इंडिया गठबंधन को डेंट कर दिया, आपने इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषी हमने जीता है अपने दम खम पर जीता है, घोषी हमने राष्ट्रीय विचारधारा और प्रदेश की विकास पर जीता है। जो विकास किया उस पर आएंगे, समय लग जाएगा। इसलिए आप समझने वाले को इशारा काफी है। जो विकास किया अखिलेश जी ने 12-17 की 17 में, और जो हमारी लड़ाई है पीडीए की, हमारी लड़ाई जो सामाजिक घोषी आपने, सच्चाई तो ये है, सुनिए मैं भी बहुत अच्छे से अवगत हूँ अशोक जी उत्तर प्रदेश से। घोषी आपने इसलिए नहीं जीता कि आपने काम किया, आपने 17 में काम किया था। घोषी आपने इसलिए जीता कि भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी से लोग नाराज थे कि पहले भारतीय जनता पार्टी में, फिर समाजवादी पार्टी में जिता करके भेजा दारा सिंह को, फिर वो आप वहां आपके पास गए, आप नाराजगी का फायदा आपने उठाया। वो मत जाइए वहां पर, ठीक आप कह रहे हैं कि बड़ी चर्चा हो जाएगी, मैं जानता हूं बखूबी। लेकिन देखिए अभी श्रीकांत जी कह रहे थे, श्रीकांत जी ने कहा, अरे मुख्य पॉइंट बोलने दीजिए, मुख्य पॉइंट पे आ रहा हूं, उसको छोड़ रहा हूं मैं, मुख्य पॉइंट पे आ रहा हूं। मुख्य पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर पीडीए यानी कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई माननीय नेताजी ने लड़ी थी, सभी जानते हैं पूरे देश में, और जो है बिहार से लड़ी गई थी, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये सारी की जो लड़ाई है, इससे मुकाबला है भाजपा का। और कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस ही शामिल नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं है। देखिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर रही है, सामूहिक नेतृत्व है इंडिया गठबंधन का, और सामूहिक नेतृत्व से आज भाजपा घबराई हुई है। अशोक तिवारी जी मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको अखिलेश यादव का नंबर देता हूं, जरा उनसे अपडेट हो जाइए। एक वर्मा आप कांग्रेस में आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं, जिनके पूरे परिवार में 3 लोग सांसद रह चुके हैं। 6 ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले हैं, जिसको लेकर अखिलेश बार बार राहुल गांधी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस की राज्य इकाई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप अपडेट नहीं है, या तो आपकी पार्टी की आपको लाइन नहीं पता किस लाइन को टो करना है, या इंडी गठबंधन को लेकर आप, मुझे लगता है कि थोड़े असमंजस में हैं। अशोक जी कृपया समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन और कांग्रेस को लेकर जो कुछ बोल रही है आप उससे अपडेट होइए, और आपकी पार्टी से छोड़कर कौन कौन जा रहा है, और अखिलेश यादव का ताजा बयान उसको पढ़ कर आइए सर। मुझे लगता है कि कुछ देखिए सर, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली, आपकी जानकारी मैंने पूरी सुन ली, इसको अपने पास आप रखिए और इससे अपना लाभ उठाइए। सच्चाई ये है कि इस समय समाजवादी पार्टी पूरी ताकत में है उत्तर प्रदेश में, और सारा का सारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और कमजोर समझ, समाजवादी समझ हमारे साथ है। और ये खुशफहमी अगर आप जैसे लोग पाले रहे तो अच्छी बात है। वो जब चुनाव होगा आपने देखा कि भाई आपको पता है कितना वोट प्रतिशत मिला है, आपको कितना वोट मिला है, आपको पता है? आपने अच्छा, मैं इसी पे ठीक है, कितना वोट मिला आपने अपनी बात कह दी आपने। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि जो है कांग्रेस ने अगर कमी नहीं की होती तो जीती हुई बाजी, इंडिया गठबंधन अगर लड़ता तो जीती हुई बाजी आज हार गई है, आज हार गई है। कारण सुनिए, समाज में जाता है मैसेज, ये जो अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं सर, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उसे फुलफिल लेकर पाएंगे। योगेश जी व्यवस्था दीजिए, प्रदेश में जो राजनीति योगेश जी बोलने नहीं दे रहे हैं मुझको, लगातार बोल रहे हैं, लगातार आप बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बोलते रहिए आप। नहीं तिवारी जी आप लगातार बोलिए, आपको भाजपा के प्रवक्ता तिवारी जी बोलिए, अच्छा बोलिए। नहीं बस यही समस्या आ जाती है तिवारी जी। ठीक है, आपको हम बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं, बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। देखिए इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आर के मिश्रा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आर के मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं, आर मिश्रा जी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए आगे नहीं बढ़ा हूँ। पूजा जी भी इंतजार कर रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, आप एक अच्छे एंकर हैं, आपका चैनल आपकी वजह से मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। ये बोलने नहीं दे रहे हैं मुझको, बीच में। अरे बोलिए भाई, अब बोलिए तो श्रीकांत जी शांत हो गए हैं, बोलिए। सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है इस समय। इंडिया गठबंधन जो लीड हो रहा है वो सभी लोग उसमें लीडर हैं, लेकिन सामूहिक नेतृत्व पर जो है पूरे देश की जनता भरोसा कर रही है। और जो ये बात करते हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कमजोर समाज, ये सारे के सारे लोग आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसमें कांग्रेस भी उसके फॉलो अप में है। कांग्रेस कहीं से भी नेतृत्व नहीं कर रही। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और फॉलो अप में है।
सच्चाई है, इसी ग्रुप को जो है जनता पसंद कर रही है। जनता अकेले कांग्रेस को भी जो है पूरा नेतृत्व देने नहीं जा रही है, इसीलिए आज तीन राज्यों में यह हालत हुई है, अकेले लड़ने की वजह से। सच्चाई अशोक तिवारी जी, कि आज जब इंडिया अब आ गई आपकी बात, अब आ गई आपकी बात। आपका सार यही है, आपका सार यही है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो बीजेपी को हरा देता। अब सुनिए, और माननीय बौद्धिक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो भी नोट कर लें इसको, बहुत जानकारी उनको। अब सुनिए, ठीक है, बुद्धिजीवी समस्या यही आ जाती है। अशोक जी सुन लीजिए, कहा जा रहा है अभी समझे। अशोक जी अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात रख ली बखूबी, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप और कांग्रेस खासतौर पर सारे विपक्षी जो दल हैं उनकी सबसे बड़ी नासमझी कहें, नादानी कहें, और स्मार्टनेस कहें, आत्मविश्वास कहें, यही है कि जब कोई राजनीतिक विश्लेषक या कोई पत्रकार सही आईना दिखाने की कोशिश करता है तो वो देखता नहीं, उल्टे आरोप लगाने लगता है। दूसरी बात, आपने कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के, इंडिया गठबंधन लड़ता है तो चुनाव जीत जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। यही बात कांग्रेस लगातार चारों राज्यों में कह रही थी कि ये गोदी मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, मीडिया बाइकआउट कर दीजिए। अरे साहब, आपने तो बाइकआउट कर दिया। योगेश जी, किसने आपको सलाह? अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन में, अरे इंडिया गठबंधन के बाद ये फैसला लिया गया था ना, आप उसमें शामिल थे। अरे सुन लीजिए प्रभु, आप महाराज, आप सुन लीजिए, तिवारी जी आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप उस गठबंधन में शामिल थे ना, और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पता नहीं किसने दे दिया आप लोगों को ये सलाह, और क्यों आपके नेता फिर लगातार इंटरव्यू देते रहे, क्यों आपके नेता फिर लगातार बाइट देते रहे, क्यों आपके नेता फिर लगातार चैनलों में बैठते रहे। अगर ऐसे ही हंस रहे हैं, आप अपने नेताओं को या तो नहीं समझा पा रहे हैं, आपका अपने नेताओं पर अंकुश नहीं है, या तो फिर आप कुछ भी उलझुल नियम कानून बना देते हैं अपनी पार्टी के लिए, गाइडलाइन जिसका पालन नहीं होता। देखिए योगेश जी, समाजवादी पार्टी ने सभी एंकरों पर डिबेट करना शुरू कर दिया है। नहीं, आप कर दिया है ना? नहीं है। अरे महाराज, आप कर दिया है, हम आपको तस्वीरें भेज देंगे, जब बैन किया गया तभी भेज देंगे। ठीक हमारा जो निर्णय है वो मीडिया के पास है, श्रीकांत जी, मीडिया के साथ हम हैं, मीडिया को हम अच्छा कहते हैं, मीडिया को बुरा नहीं कहते हैं। ठीक है श्रीकांत जी, बताते हैं पूजा जी। शूट द मैसेंजर, रूल्स ऑफ रेडिकल, एलन जेस्की की एक किताब है। हाँ। उसमें है कि शूट द मैसेंजर्स, यानी कि जो आप तक सच्चाई पहुंचा रहा है, जो आप तक चीजें पहुंचा रहा है, आप उसको मार दीजिए। तो रूल्स ऑफ रेडिकल्स जो है वो उसको उल्टा पढ़ लिया है अशोक भाई ने। अशोक भाई, योगेश आपको गलत बताने की कोशिश नहीं करेंगे, और मैं आप नहीं चाहूंगा। कम से कम मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग ये जान गए कि कांग्रेस जो आपका M/2 समीकरण है उसमें M फैक्टर निकाल रही है। कांग्रेस और बेहतर पेनिट्रेट कर रही है अलग अलग राज्यों में। तो जो मुसलमान वोटर है, उत्तर प्रदेश में कोई भी हमारे किसी फैक्टर को निकाल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश तिवारी जी, ठीक है, अच्छी बात है, आप मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, रणनीति में सफल होइए। ठीक है, पूजा जी का करेंगे, पूजा जी का करेंगे। अशोक जी, ठीक है, श्रीकांत जी कहना क्या चाह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। रवि, अरे सुन लीजिए भाई, उन्होंने इशारा किया कि जितने रवि वर्मा से लेकर के जितने भी नेता समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आपके नेता चिंता जाहिर कर रहे हैं, परेशान हैं, हतप्रभ हैं कि कांग्रेस आखिर समाजवादी पार्टियों के नेताओं को ही तोड़ करके क्यों ले जा रही भाई, बीजेपी के नेताओं को तोड़ के ले जाए। कभी कभी निर्णय उल्टे पड़ जाते हैं नेताओं को। ठीक है, ठीक है, पूजा तिवारी जी के लिए सवाल है। पूजा जी, निर्णय उल्टे पड़ जाते हैं, और जो तेवर देखे गए, और अभी भी तेवर जो है अखिलेश यादव के, वो कम नहीं है। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए आप। अखिलेश यादव जी की बात हुई हमारे सेंट्रल लीडरशिप से, उन्होंने अपने सभी प्रवक्ताओं से कुछ ना कहने के लिए कहा है, और मैं इस विषय पे और ज्यादा नहीं कहूंगी। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, और आपको आगे की हमारी सारी रणनीति बता दी जाएगी। लेकिन इस डिबेट पर योगेश जी, मैं बहुत देर से तुष्टीकरण सुन रही हूँ, और हम लोगों ने तुष्टीकरण किया। तो जब भूपेश बघेल जी बेरोजगारी दर 22% से -0.5% करते हैं तो वो कौन सा तुष्टीकरण करते हैं? जब वो किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो वो कौन सा तुष्टीकरण करते हैं? जब वो 10,000 और 12,000 की इनपुट सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चर लेबर्स और किसानों को, तब वो कौन सा तुष्टीकरण करते हैं? जब वो गोधन न्याय योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनके हाथ में पैसा देते हैं, तो वो कौन सा तुष्टीकरण करते हैं? मैं अशोक गहलोत जी की बात करूंगी, 2 राज्यों में हम हारे हैं। अगर वो 25 मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं
जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर डायलिसिस से लेकर आईवीएफ में एक महिला हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि आईवीएफ में आज एक महिला का 8 से 10 लाख का खर्चा आता है, तो वो कौन सा तुष्टिकरण करते हैं? अगर वो महंगाई राहत कैंप में 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं तो वो कौन सा तुष्टिकरण करते हैं? अगर वो गिग वर्कर्स बिल को, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, उबर के ड्राइवर्स, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज, उनको एक सशक्त बनाने की दिशा में बिल लाते हैं, तो वो कौन सा तुष्टिकरण करते हैं? देखिए, हम हार गए, हम कल से फिर लड़ेंगे, लेकिन तो कहाँ चूक हो गई? आपकी इतनी योजनाएं धरी की धरी रह गई, जनता के हित में, जनता के बीच आप पहुंचते रहे, आपके नेता पहुंचते रहे, प्रचार करते रहे, क्यों हार गए आप? वही तो वजह जानना चाह रहे हैं आपसे, कहाँ चूक हो गई आपसे? छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस मॉडल को इस देश के नीति आयोग ने 12 नेशनल अवार्ड दिए हैं, 12। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पार्टी नहीं कह रही है, स्टेट नहीं कह रहा है, ये केंद्र सरकार कह रही है। आज उनके गोधन न्याय योजना दुष्यंत कुमार ने कहा है, करने की बात हो रही है, दुष्यंत कुमार ने कहा है कि तेरे शहर का मौसम गुलाबी है। 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जो शहर का मौसम है ये गुलाबी है, ये सारी बातें किताबी हैं। पूजा त्रिपाठी जी, तो ये अचीवमेंट नहीं। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, आप मेरी बात को प्लीज इंटरप्ट ना करें। मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना। आपने कहा कि हमने केंद्र को कोसा, अपने हम जिस भी राज्य में पॉलिटिकल केंद्र को क्यों कोस रहा हूँ? हम सिर्फ और देखिए, अखबारी शोहरतें टिकती नहीं जनाब, जैसे टिकता नहीं बालों में रखा चुका। तो ये जो कांग्रेस अभी विकास की बात कर रही है, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा डेप्थ जो है, सबसे ज्यादा कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार पे बढ़ा है। पर ये मत भूलिए, 8 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। आप योजना बताइए, मैं आपको घोटाले का लिस्ट बताता हूँ, मैं आपको सही आंकड़े बताता हूँ। या तो मुझे लगता है कि हिट द मैसेंजर वाली, शूट द मैसेंजर वाली तमाम विपक्षी पार्टियां ये सोचकर बैठी है। पूजा त्रिपाठी जी एके एंटनी कांग्रेस के बड़े नेता थे, कानून मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का हश्र इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस जो है मुस्लिम परस्त पार्टी है। जनार्दन साहब ने कहा था कि कांग्रेस जब तक अपनी फितरत नहीं बदलेगी तब तक वो राज्यों के चुनाव नहीं जीतेगी। 56 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, 56 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। अभी तक आपको चलिए ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। अब जरा रुकिए श्रीकांत जी, जरा एक सेकंड आप रुकिए। पूजा जी आप भी रुकिए, पूजा जी आप भी रुकिए, बड़ी देर से इंतजार करें, काफी देर से। आर के मिश्रा जी ठीक है, आप रुक जाइए, पूजा जी रुक जाइए। ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यदि साथ आता, चुनाव लड़ता, तो ये तस्वीर राज्यों में आई है, ये ना आती आप हार गए होते, और आगे आने वाले समय में कुछ नतीजे और आएंगे लोकसभा चुनाव में। पूजा जी आएंगे आपके पास, एक सेकंड। योगेश जी, पूजा जी अभी कह रही थी जो कि तुष्टिकरण, एके एंटनी की रिपोर्ट ये पढ़ लें लोकसभा चुनाव के बाद, अपने आप पता चल जाएगा जो किस तरह से उनकी जो रिपोर्ट थी वो क्या कह रही। पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में घोटाले कितने थे बता देता हूँ। टीएमएफ घोटाला था, गोठान घोटाला था, राशन घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव ऐप, ये सारे घोटाले थे वहां पे। अब आपने देखा होगा जो जिस तरह से माता और बहनों के साथ दुर्व्यवहार राजस्थान के अंदर में हो रहा था, वहां पर बच्चियों के साथ बलात्कार करके भट्टियों में झोंक दिया जाता था। क्या योगेश जी, क्या ये कल्पना कर सकते हैं क्या? और वहां की सरकार उदासीन होकर के बैठी हुई है। एक ही चीज नहीं, जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई, और श्रीकांत भाई ने बिल्कुल सही कहा। कब अपराधियों को सुन लीजिए, बताइए, आप बताइए, मणिपुर में 2 औरतों को नंगा घुमाया जाता है और केंद्र सरकार 102 अरे कहाँ मणिपुर चले गए, कहाँ मणिपुर चले गए, कहाँ मणिपुर चले गए आप? मैं राजस्थान के अंदर में हूँ, राजस्थान में चुनाव था, तो फिर राजस्थान क्यों हार गए? अरे राजस्थान क्यों हार गए? देने में कोई देरी बरती सुन लीजिए आप, कौन से क्राइम पे राज्य सरकार अपराधियों के क्या डिबेट है योगेश जी? मुझे बताइए योगेश जी, क्या डिबेट है? क्या भाई सुन लीजिए, मतलब बोलने ही नहीं दे, क्या है ये कौन सा तरीका है डिबेट का? मुझे समझ में नहीं आ रहा। योगेश जी, रोकने का काम करिए, ये तरीका सही नहीं है। बोलिए, नहीं वो क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अब देखिए योगेश जी, क्या है यहाँ पे, आज उत्तर प्रदेश में कोई घटना घट जाती है तो प्रियंका गांधी जी पूरे लॉ लश्कर के साथ पहुंच जाती है, और राजस्थान के अंदर में कोई घटना होती है तो वहां पर इनके कान पे जू नहीं रेंगता है। देखिए आज का जो चुनाव है ना,
ये बिल्कुल जाति पाति इस सबसे ऊपर उठ करके काम हो रहा है आजकल विकास सुरक्षा इसके नाम पर काम हो रहा है। अगर आपने विकास नहीं किया, सरकार में रहते हुए, आप पावर में रहते हुए भी आपको जनता उखाड़ फेंकेगी। अगर आपने जनता को सुरक्षा नहीं दिया तो आपको जनता उखाड़ फेंकेगी। मैं कह रहा हूं आपको 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीट थी। मेरे बात को नोट करिएगा, 2014 में 44 सीट थी, विपक्ष की भूमिका तक नहीं रहने दी। 2019 में 52 सीट थी, जबकि 55 सीट होनी चाहिए था विपक्ष में एक नेता को होने के लिए सदन के अंदर में, लेकिन वो भी जनता ने नहीं दिया। ये कांग्रेस की पॉलिसी। इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अल्पसंख्यक का सबसे पहले संसाधन है उसके ऊपर में अधिकार। ये किसने कहा था? मनमोहन सिंह जी ने कहा था। ये तुष्टीकरण, आपके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इतिहास है आपका। चलिए उदाहरण आरके मिश्रा जी, आपका उदाहरण देख रही है जनता, देख रही है, और उसी हिसाब से मुझे लग रहा है वो जवाब भी दे रही है। समय का अभाव, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आया और अब वो सरकार बनाएगी। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो होगी, बैठक के बाद क्या इंडिया गठबंधन की वो मजबूती आ पाएगी, जिन पर अभी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24 न्यूज़। नमस्कार।